हेलो दोस्तों, तो आप सभी जल्दी से जुड़िए। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 में जो पूछा गया था सवाल उसको भी देखेंगे, साथ में जो VBA क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए जल्दी से, हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख कर ही समझ गए होंगे। क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी, भोपाल गैस आपदा जो थी वह कैसी थी? तो आप सभी जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। हम तब तक इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक आपदा, बी में है मानव जनित आपदा, सी में सामान्य आपदा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो भोपाल गैस जो कांड था, भोपाल गैस आपदा जो थी वह थी एक प्रकार से मानव जनित आपदा, क्योंकि यह जो आपदा हुआ था प्राकृतिक हुआ था एक फैक्ट्री के वजह से, जिसमें कुछ गैस निकला था। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है तो मैं उस पर मैं बता दूंगा। ये फिलहाल है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसे आप याद रखिए, मानव जनित आपदा था। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 2 नंबर सवाल को। आप सभी बताइएगा जरूर, क्या मैं एसएसटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊं? यदि आप कहोगे कमेंट बॉक्स में हाँ, तो मैं बनाऊंगा। और लाइव क्लास तो आपको पता ही होगा कब से कब होता है। तो चलिए हम देखते हैं 2 नंबर सवाल। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? आपको ध्यान रखना है, बहुत VBA सवाल है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो ऑप्शन ए में है जोन 2, बी में है जोन 3, सी में है जोन 4 और डी में है जोन 5। तो इसका जो हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि जोन 3 जो है वह भूकंप का सबसे खतरनाक सर्वाधिक जोन है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर सवाल को। हमारा 3 नंबर जो सवाल है इस प्रकार से मोबाइल स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। इसका आंसर आप सभी बताइए। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? आपको ध्यान रखना है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है कौन सा पौधा? ध्यान रखना, ऑप्शन ए में है मैंग्रोव, बी में है कंटीली झालियाँ, सी में है संकुल झाड़ी वृक्ष, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 का, वह होगा शंकु ढाली वृक्ष को ही तटबंध के किनारे लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देख ले, तटबंध का मतलब समझ लीजिए। तटबंध का मतलब होता है समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आप कंटीली शंकु ढाली वृक्ष लगाओगे ना, तो बाढ़ आने की संभावना कम होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत VBA है। यह क्वेश्चन हर एक साल मैंने देखा है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखना, आपको सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो ऑप्शन ए में है सामान्य सुखाड़, बी में है कृषि सुखाड़, सी में है मौसमी सुखाड़, डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका जो हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, यानी मौसमी सुखाड़ ही सबसे खतरनाक सुखाड़ होता है। मतलब कि अगर बारिश ना हो कहीं किसी जगह 5 या 6 वर्ष, तो उसमें क्या होता है, वहाँ की जमीन बंजर हो जाती है और सबसे खतरनाक सुखाड़ यही कहलाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है इस प्रकार से, आप सभी ध्यान से देखना। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? क्वेश्चन ध्यान रखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन ए में प्राकृतिक संसाधन, बी में है वित्तीय संसाधन, सी में है पूंजी निर्माण, डी में है मानवीय संसाधन। तो 5 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा डी, यानी कि मानवीय संसाधन ही जो है उसको वो आर्थिक गैर आर्थिक कारक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है इस प्रकार से, केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है ग्राम स्तर पर, बी में है जिला परिषद पर, सी में है राज्य स्तर पर और डी में है राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं आपको बता दूं 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि राज्य स्तर पर ही केंद्रीय बैंकों का गठन होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर सवाल को। 7वां नंबर सवाल, ये क्वेश्चन हमारा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखिए इसका जो दिया गया है
वो है निजी क्षेत्र, बी में है सार्वजनिक क्षेत्र, डी में है आर्थिक नियोजन और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 7 का होगा वह होगा डी, यानी कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र तीनों होगा, तो यानी कि इनमें सभी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 8वां नंबर सवाल को। हमारा 8वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया गया है। सवाल है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? भारत सरकार ने किस शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है प्रारंभिक शिक्षा, बी में है माध्यमिक शिक्षा, सी में है उच्च शिक्षा और डी में है तकनीकी शिक्षा। तो 8 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा ए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को ही भारत सरकार ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 9वां नंबर सवाल को। हमारा 9वां सवाल इस प्रकार से है। सवाल है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए में है तेलुकल समिति, बी में है बलवंत राय मेहता समिति, सी में है वर्मा समिति, डी में है राजा चेलैया समिति। तो 9 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि बलवंत राय जो है बलवंत राय मेहता समिति को ही अनुशंसा पंचायती राज प्रणाली में शुरुआत की गई थी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1 नवंबर 2000 में, बी में है 9 नवंबर 2000 में, सी में है 15 नवंबर 2000 में और डी में है 15 नवंबर 2001 में। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 15 नवंबर 2000 में, यानी कि राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है वह कहा जाता है राजनीतिक दल को ही। आपको ध्यान रखना है, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर सवाल को। सवाल है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आपको ध्यान रखना है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में है पानी की वृद्धि, बी में खनन की वृद्धि में और सी में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि में और डी में है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने पहले भी बताया आपको, पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण ही बोलीविया जनसंघर्ष का कारण हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर सवाल को। सवाल हमारा इस प्रकार से है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आपको क्वेश्चन याद रखना है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सांसद एवं विधायकों पर, बी में है राष्ट्रपति पर, सी में है उपराष्ट्रपति पर, डी में है इनमें से सभी पर। तो मैं आपको बता दूं, जो सांसद और विधायक होता है उन्हीं पर दल बदल कानून होता है। दल बदल कानून का मतलब जो होता है कि आप अभी किसी एक पार्टी में है, जैसे मान लीजिए आप जनता पार्टी में हो, जैसे मान लो आप लोग अभी जनता पार्टी में हो और आपने यदि इसमें खड़ा हुआ विधायक में और आप हार गए तो आप क्या कर सकते हो, चले जा सकते हो बीजेपी में। तो इसी प्रकार के कानून को ही दल बदल कानून कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है, थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा करेंगे ताकि दिख जाए। चलिए, अब तो दिख रहा है ना, बताइएगा कमेंट में। चलिए तो देख लेते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए में है अरस्तु का, बी में है अब्राहम लिंकन का, सी में है रूसो का, डी में है मार्टिन लूथर का। तो यह क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अब्राहम लिंकन ने ही जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन का अधिकार, यह कथन अब्राहम लिंकन ने ही लिखा था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर सवाल को। सवाल हमारा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, पंचायत राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? आपको ध्यान रखना है, पंचायत राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन ए में जिला परिषद, बी में पंचायत समिति, डी में है ग्राम पंचायत और सी में है ग्राम पंचायत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह होता है हमारा ग्राम पंचायत पर ही। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर सवाल को। आप सभी एक बात और बताना, कमेंट बॉक्स में आप सभी एक बात बताइएगा
क्या मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को बताऊं? आप सभी बताइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए तो मैं उसके लिए एक और टाइम फिक्स करूंगा जिसमें मैं लाइव आकर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि आपका नज़दीक एग्जाम है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि वीवीआई है और पूछने की संभावना है, मतलब पूछ ही देगा, वही सब करवाऊंगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आप सवाल को थोड़ा देखेंगे। सवाल हमारा है यहाँ 16 नंबर है ना, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है 10वीं अनुसूची, बी में है 11वीं अनुसूची, सी में है 12वीं अनुसूची और डी में है 9वीं अनुसूची। तो आपको ध्यान रखना है 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, यानी कि 12वीं अनुसूची में ही नगर पालिका की अनुसूची है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर सवाल को। सवाल है यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली का स्थापना किसने की? तो यह क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था। तो 17 का हमारा राइट आंसर होगा डायरेक्ट मेलजिनी ने ही यंग इटली की स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है विनिया कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए में गेलीवाल्दी, बी में है काउंट काबूर, बी में है सी में है विलियम वन और डी में है मेटरनिक। तो आपको ध्यान रखना है विनिया कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी मेटरनिक ने। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही बोलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है इसलिए। तो आप सभी आंसर बताने का प्रयास जरूर करें कमेंट बॉक्स में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1838 और हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन बी में है जो है वह है 1858, सी में है 1881 और डी में है 1911। तो हमारा 19 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 1881 में ही भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल को। ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1944, बी में है 1947 है, सी में है 1948, डी में 1952। तो हमारा 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि 1944। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सवाल को जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है जिसकी वजह से कोई देखते हैं नहीं। तो आप सभी लाइक कीजिए एक प्लीज़। आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हो तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो और अपना प्यारा सा कमेंट भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए किस नंबर सवाल देखते हैं। किस पात्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल थी? क्वेश्चन बहुत भिविया है, ध्यान रखना है आप। तो इसका ऑप्शन ए में हरिजन, बी में है भारत मित्र, सी में अमृत बाजार पत्रिका और डी में है हिंदुस्तान रिव्यू। तो आपको ध्यान रखना है यह जो राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका ने ही वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दी थी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर सवाल आप देख ही कर ही समझ गए होंगे क्यों क्या या कितना भिविया है। आप सभी समझ गए होंगे कितना भिविया क्वेश्चन है। अंकोल वाट का मंदिर कहाँ है? तो ए में है लाओस, बी में कम्बोडिया, सी में वियतनाम और डी में है थाईलैंड। तो इसका जो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा भी, यानी कि कम्बोडिया में ही अंकोल वाट का मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1919, बी में है 14 अप्रैल 1920, सी में है 15 अप्रैल 1919 और डी में है 16 अप्रैल 1920। तो आपको बता दूं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारा हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग करेंगे 24 नंबर सवाल को। 24 नंबर सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है महात्मा गांधी, सी में है महात्मा गांधी और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना है 24 का जो राइट आंसर होना चाहिए वह हमारा होगा महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर सवाल को। सवाल बहुत भिविया है, आपको ध्यान रखना है। ये 25 नंबर भी, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो ऑप्शन ए में है महानदी पर, बी में है गंगा पर और ऑप्शन थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन हमारा इस प्रकार से है, ऑप्शन ए सी में है कृष्णा पर और डी में है कोसी पर। तो हमारा 25 का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं, ए होगा क्योंकि महानदी पर ही जो हीराकुंड बांध है वह बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है
बिहार में लेल बर्फ शॉप कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत बिबिया है, आप ध्यान रखना। बिहार में लेल बर्फ शॉप कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है जमालपुर, बी में है भागलपुर, सी में है मुंगेर और डी में है पटना। तो आपको ध्यान रखना है जमालपुर में ही लेल बर्फ शॉप जो है वह स्थित है। 26 का राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो ऑप्शन ए में पूर्णिया, बी में है सिवान, सी में है मुजफ्फरपुर, डी में है पूर्वी चंपारण। तो आपको ध्यान रखना है कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वह जो किस जिला में स्थित है तो वह हमारा स्थित है मुजफ्फरपुर में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए में आग लगना, बी में बम विस्फोट और सी में भूकंप और डी में है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका जो हमारा 28 का राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है। और आपको पूछे प्राकृतिक आपदा कौन कौन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक आपदा या नहीं है आग लगना और बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना, क्योंकि यह मानव जनित आपदा होता है। आपको ध्यान रखना है मानव जनित आपदा होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो ऑप्शन ए में है टेलीफोन, बी में है मोबाइल, सी में है वॉकी टॉकी और डी में है रेडियो। तो मैं आपको बता दूं अभी को आप इस बार जो एग्ज़ाम दोगे 2022 में तो आपको पता ही होगा अभी के समय में जो लोकप्रिय संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होता है वह हमारा मोबाइल होता है, क्योंकि अभी के समय में मोबाइल से ही सभी काम हो जाता है। और पहले के समय में आपको पूर्व पूछ दे, यही में क्वेश्चन आपको पूछ दे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूर्व में क्या था, तो आपको राइट आंसर मानना है टेलीफोन में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर सवाल को। आज का लास्ट हमारा सवाल है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए में है अधिक वर्षा होना, बी में है हिमालय की बर्फ का पिघलना, सी में है नदी में गाढ़ जमना और डी में है इनमें से सभी। तो 30 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि हिमालय की बर्फ का पिघलने से ही कोसी में बाढ़ आने की संभावना होता है। आपको पता होगा अभी सर्दी का मौसम है और अभी ही हिमालय पर ज़्यादातर बर्फ जमता है और वह सभी गिरकर चल जाता है नदी में, कोसी नदी में, जिसके कारण बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।